नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। तो कैसे चल रहे हैं आप लोगों के वाइवास? उम्मीद है बढ़िया ही चल रहे होंगे। तो आज हम फिर से बात करेंगे कुछ फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और कुछ ऐसे रूटीन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो हम रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट उनका हमें डेप्थ में नॉलेज नहीं है कि उनमें कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको लेकर क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं। सो स्टार्ट करें। नंबर 1 क्वेश्चन बच्चों, रूटीन में हम लोग बैंडेड यूज़ करते हैं। हमारे कोई भी कट लग जाए तो हम लोग बैंडेड लगाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि बैंडेड के सेंटर में जो छोटी सी स्ट्रिप रहती है उसमें कौन सा कंपोनेंट, एपीआई या केमिकल रहता है जो हमारे वुंड को, हमारे जख्म को, घाव को प्रोटेक्शन देता है? सोचिए। आंसर इज बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, आप लोगों ने फेयर एंड लवली का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा और इस पर तो कई गाने भी बन चुके हैं। दीपिका पादुकोण का भी गाना था ना, लवली हो गई हाँ, राइट। तो बच्चों, फेयर एंड लवली का अभी जो है वो नेम चेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से। तो आप बता सकते हैं कि इसका नया नाम क्या है? सोचिए। यस, ग्लो एंड लवली। GLOW, ग्लो एंड लवली। ओके। ये कौन सी कंपनी बनाती है फेयर एंड लवली, जिसका नाम अब ग्लो एंड लवली है? यस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। ओके। ये क्यों नेम चेंज किया गया बच्चों? क्योंकि फेयर एंड लवली जो नेम है वो कहीं ना कहीं रंग भेद नीति को बढ़ावा देता है। तो उससे बचने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर दिया कि इसको, अपने क्रीम को, अपने नेम में से फेयर वर्ड जो है वो हटाना होगा, क्योंकि ये लोगों में चाह पैदा करता है कि उनको गोरा ही दिखना है। ओके। तो अब इसका नाम है ग्लो एंड लवली। तो अब बात करते हैं फर्दर न्यू क्वेश्चन कि जो ग्लो एंड लवली है तो इसके मेन कंपोनेंट या केमिकल क्या हैं जिसके थ्रू ये दावा किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं स्किन को गोरापन प्रदान करता है? सोचिए। यस, नियासिनामाइड। नियासिनामाइड विच इज ए टाइप ऑफ विटामिन B3। ये B3 विटामिन का एक टाइप है, फॉर्म है नियासिनामाइड, जो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। ओके। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी मेन कंपोनेंट ऑफ बोरोलिन क्रीम? बोरोलिन क्रीम जो है हम लोगों ने बहुत सुना है, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, बहुत लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो बोरोलिन क्रीम के मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं? राइट, बी से बोरोलिन। तो बच्चों याद रखिएगा, ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है एंड नेम से ही ध्यान रखिएगा, बी से बोरोलिन। तो इसके कंपोनेंट हैं बोरिक एसिड, लेनोलिन और जिंक ऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइसिल टैल्क, नाइसिल पाउडर जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके मेन कंपोनेंट क्या हैं? सोचिए। यस, राइट। इसके मेन कंपोनेंट हैं बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड एंड क्लोरफेंसिन। ओके। बच्चों, फर्दर जितना भी हम लोग रात को मच्छरों से बचने के लिए ऑल आउट यूज़ करते हैं या फिर गुड नाइट यूज़ करते हैं, इनकी कंपनीज के क्या क्या नेम हैं और इनका मेन कंपोनेंट क्या है? सोचिए। यस, ऑल आउट जो है वो SC जॉनसन कंपनी द्वारा बनाया जाता है, गुड नाइट जो है वो गोदरेज कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और इनके जो मेन कंपोनेंट हैं वो एक इंसेक्टिसाइड है और इनके मेन कंपोनेंट हैं एलिथ्रिन एंड प्रेलिथ्रिन। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, ये एक तरह के इंसेक्टिसाइड हैं, तो ज़्यादा यूज़ जो है इनका खतरनाक हो सकता है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्लेसिबो? तो बच्चों, प्लेसिबो वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो प्लेसिबो क्या होते हैं? यस, सोचिए। इट इज़ ए डमी मेडिसिन। It means any agent, compound or a procedure which have not any therapeutic effect. It is only applied for psychological satisfaction of the patient. मतलब पेशेंट के साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए कुछ ऐसे डमी पिल्स या शुगर पिल दिए जाते हैं जो उसकी बॉडी को या साइकोलॉजिकली उसको हील करने में हेल्प करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल में भी हम लोगों ने सुना है आज की डेट में कि क्लिनिकल ट्रायल्स में प्लेसिबो ग्रुप बनाए जाते हैं।
कि किसी भी नई मेडिसिन या वैक्सीन की जब रिसर्च होती है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साथ में एक ऐसा ग्रुप भी लेते हैं जिसको कि शुगर पिल दी जाती हैं या कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती, ये चेक करने के लिए कि कहीं पेशेंट साइकोलॉजिकल रिलीफ या अपनी साइकोलॉजी से ही तो सही नहीं हो रहा। ओके, देन फर्दर, what is the difference in diabetes insipidus and diabetes mellitus? दो तरह की डायबिटीज हमने सुनी है। तो बच्चों, ज़्यादातर जो हम लोग डायबिटीज के केस देखते हैं वो होती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स इन विच ब्लड शुगर लेवल राइज, जिसमें कि हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है वो राइज हो जाता है। सेकेंड इज डायबिटीज इंसिपाइडस, जिसमें यूरिन में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज हो जाता है और पेशेंट को यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, उसको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ओके, देन फर्दर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स? तो विटामिन्स के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है, उनको अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो नंबर 2 क्लास उनकी बनती हैं वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। तो बच्चों, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के। ओके, देन न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ किडनीज टू प्रोड्यूस पर डे यूरिन? एक दिन में यूरिन जो है वो कितना एक्सक्रीट आउट करते हैं हम लोग, किडनी जो है वो कितना यूरिन प्रोड्यूस करती हैं एक्सक्रीट आउट करने के लिए? तो इट इज अराउंड 1.3 to 1.5 लीटर। ओके, मतलब 1.5 1.5 लीटर के आसपास। और ये यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए किडनीज को कितना फ्लूइड जो है वो फिल्टर करना पड़ता है पूरे दिन में? इट्स 180 to 200 लीटर। 180 से लेकर 200 200 लीटर तक फ्लूइड जो है वो फिल्टर होता है, तब जाकर कहीं 1.5 लीटर यूरिन जो है हम लोग पूरे दिन में एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइप ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन कितनी तरह की होती हैं? तो बेटा, जो जनरली 2 मेन टाइप मानी गई हैं वैक्सीन की, वो है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन एंड सेकेंड इज किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन में क्या रहता है कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो लाइव फॉर्म, जिंदा फॉर्म में दिया जाता है, बट इट इज एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब उसकी पावर या उसको बहुत ज़्यादा, उसकी पावर कम की जाती है या उसको बहुत ज़्यादा वीक करके दिया जाता है। और सेकंड जो है वो किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें कि बैक्टीरिया या वायरस को किल्ड फॉर्म में दिया जाता है। तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, समवेयर इट इज मोर इफेक्टिव देन किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, राइट। इसीलिए जो एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन है वो लाइफ में 1 या 2 बार हमें लेनी चाहिए या देते हैं हम लोग, और जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो लाइफ में कई बार रिपीट की जाती हैं। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं बीसीजी, मीजल्स, रूबेला, बम्स। ओके, और यहीं अगर हम बात करें किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, तो उसमें आ जाती हैं पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज एटसेट्रा। ओके, देन न्यू क्वेश्चन कि यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? तो बच्चों, एंटीडोट विच आर गिवन इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। जब भी किसी पर्सन को पॉइजनिंग हो जाए तो उसको एंटीडोट दिए जाते हैं। बट अगर हमें ये ना पता हो कि पेशेंट ने कौन सा पॉइजन लिया है, वो अनकॉन्शियस हो और वो बताने की हालत में भी ना हो कि उसने कौन सा पॉइजन लिया है, तो यूनिवर्सल एंटीडोट है जो कि सभी तरह की पॉइजनिंग में काम करता है, जिसके कंपोजिशन रहते हैं 2 parts चारकोल। ओके, 1 part इज टैनिक एसिड एंड 1 part इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 part जो है उसमें चारकोल दिया जाता है, 1 part जो है वो टैनिक एसिड दिया जाता है, 1 part जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया जाता है। ओके, देन फर्दर बच्चों, व्हाट इज द टाइप ऑफ कैप्सूल शेल? तो जो कैप्सूल शेल है बच्चों, उसको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे भ्रम चलते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन। तो बेटा, इसमें 2 तरह की शेल आती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन शेल मानी जाती है वो बनती है जिलेटिन से, जो कि एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और जो वेजिटेरियन शेल मानी जाती है वो रहती है सेलुलोज की बनी हुई या फिर HPMC की बनी हुई, दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज।
ओके। सो जब भी हम लोग कैप्सूल परचेज करते हैं हमें नहीं पता होता कि इसकी जो शेल है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। सोचिए, इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहा जाता है? यस, एम.एल. श्रोफ जी को, महादेव लाल श्रोफ जी को, जो कि बीएचयू में प्रोफेसर थे और उन्होंने 3 इयर्स का बीएचयू में फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया 1937 में, 1937 में। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आज़ादी से पहले हमारे देश में 3 ही फार्मेसी कॉलेज थे। नंबर 1 1937 में जो स्टार्ट हुआ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, नंबर 2 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, जो कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, एंड थर्ड वाज इन 1947 दैट वाज LMCOP, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद। ओके, देन न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ इसबगोल इन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में ही इसबगोल कैसे यूज होता है और किस तरह यूज किया जाता है? तो बच्चों, इसबगोल जो है वो डुअल प्रॉपर्टी रखता है। अगर कोई पर्सन जो है वो डायरिया से सफ़र कर रहा है, उसको दस्त लगे हुए हैं, तो इसबगोल जो है वो ठंडी दही में या ठंडे पानी में दिया जाता है, जिससे कि उसको डायरिया में रिलीफ मिलता है। एंड इफ़ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, किसी पर्सन को कब्ज है, तो उसको जो इसबगोल है वो गर्म दूध में या गर्म पानी में दिया जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है। तो फर्दर हम लोग बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की, जिसको कि शॉर्ट में आईपी भी बोला जाता है। तो बच्चों, आप ये बताइए अब तक कितने टोटल एडिशन आ चुके हैं आईपी के और ये कौन कौन से ईयर में आए हैं? यस, तो अब तक टोटल जो है वो 8 एडिशन आईपी के आ चुके हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1955 में, देन 66 में, आफ्टर दैट 85, देन 96, देन 2007, 2010, 2014 एंड 2018। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 2018 का हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से जो है रिपीट कर रहा हूँ, आईपी का जो पहला वर्जन आया 1955 में, फिर 1966 में, 1985, फिर उसके बाद 1996, फिर 2007, 2010, 2014 और 2018। तो जो आईपी है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ओके, तो ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और हमारी फार्मेसी का ये एक ग्रंथ भी है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 25 सितंबर 1912 को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इस्तांबुल तुर्की की स्थापना हुई थी। तो उसने 2009 से इसी दिन को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बना दिया। तो जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है वो 25 सितंबर 2009 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी हर साल जो है वो एक थीम रहती है। अभी लेटेस्ट 2019 में जो थीम था वो था सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन फॉर ऑल। ओके, सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करेंगे और अपना वाइवा जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब हमेशा की तरह मैं एक आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट्स में देंगे। तो बच्चों, हम लोग आज बात करते हैं एक क्वेश्चन की कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं 12th 11th साइंस जिन्होंने मेडिकल में किया होता है, करियर को लेकर उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, उनका वरीयता क्रम क्या रहता है। तो मैं जैसे एग्जांपल दूं, एक 12th साइंस मेडिकल का बच्चा जो है MBBS, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, डेंटल, वेटनरी, एग्रीकल्चर, ऐसे कई से फील्ड ऑप्ट करता है। तो आप उनको मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में बताएंगे कि जनरली एक बच्चा मेडिकल साइंस का स्टूडेंट प्रायोरिटी में हायर लेवल पे किस अपने करियर को सोचता है और उसी में फर्दर वो किन किन करियर्स ऑप्शन को लेकर चलता है। इससे मुझे ये हेल्प मिलेगी कि मैं आने वाले वीडियोस जो हैं वो उस पर बना सकूँगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो भी अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर में ये शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम नई से नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।